Good morning, students. Welcome to the new session of our education. Today, we are going to be continue our next session, that is session number 9, expressing likes and dislikes. आपकी पसंद और नापसंद किस तरह से आप एक्सप्रेस करेंगे, तो उसके लिए ये सेशन है. See, these are the different words that can be used for expressing likes and dislikes. These are the words that express your likes. आपकी likes express करने के लिए ये सारे words है. The first word is favorite. Favorite means most like, बहुत ज़्यादा पसंद. Pass time, time pass करने के लिए आप सिर्फ मज़े करने के लिए यूज़ करते हैं इस word को. Hobby, hobby means it's an activity. ये आपका एक शौक है. Passion, passionate, fond, इन सब के मीनिंग एक ही होते हैं. स्ट्रॉन्ग लाइकिंग मतलब आपको वो पसंद है वो करना, आप हर कुछ किसी भी तरह से उसे करते हो. दैट इज कॉल्ड पैशन, पैशनेट और फॉन्ड. These are the certain examples given from which you can understand how to use these words. First, Premchand is my favorite writer. Premchand is my favorite writer. तो प्रेमचंद मेरा फेवरेट राइटर है, मतलब प्रेमचंद मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. His novel गबन is my favorite book. उसकी नॉवेल जिसका नाम गबन है वो मेरी फेवरेट यानी मेरी सबसे ज़्यादा लाइक वाली बुक है, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. आई लाइक द गज़ल्स ऑफ उस्ताद आमिर अली. द गज़ल ही sang in the movie लीला is my favorite. अब आई लाइक द गज़ल्स ऑफ उस्ताद आमिर अली. अब लाइक सिर्फ अगर बोला है तो मतलब है मुझे इनकी गज़ल भी पसंद है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी गज़ल पसंद है, लेकिन मुझे इनकी गज़ल पसंद है, सारी गज़लें, ठीक है. लेकिन जब वो फेवरेट यूज़ करता है कि द गज़ल ही sang इन द मूवी लीला इज़ माई फेवरेट, मतलब लीला मूवी में जो उनकी गज़ल थी वो मेरी सबसे फेवरेट है, मतलब कि वो जो गज़ल है वो उसे सबसे ज़्यादा पसंद है और किसी सबसे ज़्यादा, बाकी सब कम पसंद है, ये सबसे ज़्यादा पसंद है. इसी तरह से द नेक्स्ट वन इज़ द बुक स्टोर नियर माई हाउस इज़ माई फेवरेट हॉन्ट. आई ऑलवेज गो देयर व्हेन आई हैव द टाइम टू स्पेयर बिकॉज थ्रू बुक्स इज़ माई फेवरेट पास टाइम. अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें का यूज़ किया गया है. पहला है फेवरेट. फेवरेट मतलब मुझे मेरे घर के पास जो घर के पास बुक स्टोर है वो मुझे मेरी फेवरेट जगह है. जब भी मुझे टाइम स्पेंड करना होता है तो मैं वहाँ पे जाके पास टाइम मतलब के टाइम पास करने के लिए, सिर्फ मज़े के लिए मैं वहाँ पे जाता हूँ. राइट, इज़ माई फेवरेट पास टाइम. फेवरेट पास टाइम मतलब वहाँ पे मैं टाइम पास बहुत अच्छे से हो जाता है. राइट. पिज़्ज़ा इज़ एन ऑल टाइम फेवरेट स्नैक. आई कैन हैव इट एनी वेयर एनी टाइम. पिज़्ज़ा जो है मेरा सबसे मनपसंदीदा नाश्ता है जिसे मैं कहीं भी और कहीं भी खा सकता हूँ. सेम वे टी इज़ माई फेवरेट बेवरेज. टी मेरी पीने के लिए टी मेरी सबसे प्रिय चीज़ है. वाइट इज़ माई फेवरेट कलर. वाइट मेरा फेवरेट कलर है. इसी तरह से ये नीचे सेंटेंसेस दिए गए. फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड राइट द स्पेस गिवन बिलो. जिस तरह से हमने फेवरेट, हॉबी, पास टाइम, पैशनेट, फॉन्ड, ये सारे वर्ड्स के मीनिंग देखे और उसी तरह से सेंटेंस बनाए. अब आपको क्या करना है, ये सारे जो वर्ड्स है उसके मीनिंग्स आपको यहाँ पे लिखने हैं. दैट मीन्स यू हैव टू राइट इन द नोटबुक, बट यू हैव टू राइट लाइक दिस एक्सरसाइज. यूनिक का मतलब क्या है, पेट का मतलब क्या है, प्रिफर्ड का मतलब क्या है, चॉइस का मतलब क्या है, फेवर्ड का मतलब क्या है, ये सारे चीज़ें आपको लिखनी है अपने आप से. जैसे कि यूनिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम ऑल. इट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल, इट्स कॉल्ड यूनिक. सेकेंड से पेट मतलब पालतू चीज़ें जिसे कहते हैं वो पेट होता है. दैट इज़ वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स यू हैव. प्रिफर्ड का मतलब होता है जैसे कि वो चीज़ें आप सामने से प्रिफर्ड करते हो कि अगर ये इस तरह से होगा तो अच्छा होगा. तो ये सारे मीनिंग्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, और आपको लिखने हैं. उसी तरह से नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, उस सेंटेंस को भी आपको कंप्लीट करना है. जैसे कि पहला सेंटेंस है आई लाइक ब्लैंक. अब कंप्लीट सेंटेंस करना है तो ये सेंटेंस में आप सोचोगे कि यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपका जो मनपसंद चीज़ है वो लिखनी है. जैसे कि आई लाइक क्रिकेट. आई लाइक क्रिकेट तो आपको अपने हिसाब से लिखना है. यहाँ पे आपको कोई नेट पे से सर्च करके या कहीं बुक में से आपको नहीं मिलेगा वो.
ये क्या है, ये आपका खुद का बायोडेटा है, जैसे कि आपको क्या लाइक है, आपका क्या फेवरेट है, आपका पास टाइम क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होती है। जैसे कि सेकेंड वन है इज़ माई फेवरेट पास टाइम और माई फेवरेट पास टाइम इज़, तो मेरा फेवरेट पास टाइम क्या है, तो वॉचिंग मूवीज़, तो वो हो सकता है। माई हॉबी इज़, तो माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, माई हॉबीज़ आर मतलब बहुत सारी हॉबीज़ हो तो रीडिंग बुक्स, प्लेइंग म्यूज़िक, इस तरह से कुछ भी आप अपने हिसाब से अपना खुद का लिख सकते हो। आई एम पैशनेट अबाउट टीचिंग, मेरा पैशन क्या है, मैं टीचिंग करता हूँ। आपका पैशन जो भी हो, जैसे कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बनना हो, वेब डिज़ाइनर बनना हो, या फिर कुछ भी बनना हो, जो भी आपको वकील बनना हो, जज बनना हो, जो भी बनना हो, तो आप यहाँ पे उसका जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक। आपकी खुद की लाइक्स और डिसलाइक्स आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे दिया गया है आई स्पेस ड्रिंक टी। अब लाइक और लाइकिंग, अब दोनों में से जो वर्ड्स आपको सही बिठेगा पूरे सेंटेंस में वो लिखना है। जैसे कि पहला है आई लाइक ड्रिंकिंग टी, आई लाइक ड्रिंकिंग टी। ठीक है, दूसरा है सी ब्लैंक अ पैशन फॉर रीडिंग, सी हैज़ अ पैशन फॉर रीडिंग, और सी हैविंग अ पैशन फॉर रीडिंग, वो आएगा हैज़, सी हैज़ अ पैशन फॉर रीडिंग। ऑफ ऑल द स्पोर्ट्स दैट आई enjoying watching, of all the sports that I enjoying watching, hockey is the best. Hockey is the best. I am not a cricket fan. I am not a cricket fan. Next, सेशन नंबर 10। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बी का पूरा करवा दिया है, तो वो तो आप खुद से डायरेक्टली लिख लेंगे, लेकिन जो एक्सरसाइज असेसमेंट और एक्सरसाइज दी है वो आपको खुद से लिखनी है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर सेशन 9। नाउ सेशन 10, एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का मतलब होता है कि आप में क्या क्या खूबी है और आप में क्या क्या अवगुण है। अवगुण मतलब जो भी आपकी वीकनेस है कि जिस जगह पे आके आप कमज़ोर हो जाते हो, आपकी कमज़ोरी क्या है और आपकी शक्तियाँ क्या है। जैसे आप किसी को अच्छे से बात करके उन्हें कन्विंस कर सकते हो, तो वो आपका पावर है। या फिर कोई आपको इमोशनल करके आपका फ़ायदा उठा देता है, तो वो आपका वीकनेस होता है। सो इन दिस वे एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, expressing strength and weakness. A person's strength is someone or something which gives the person support or encouragement. पर्सन का स्ट्रेंथ क्या होता है, जो उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। जैसे कि माई स्ट्रेंथ इज माई पेशेंस, विलिंगनेस टू लिसन अदर्स ओपिनियन एक्सेट्रा। जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत धीरज से काम करता हूँ, कोई कितना भी बोले मैं उसमें एंग्री नहीं होता, गुस्सा नहीं होता। या फिर मेरा स्ट्रेंथ ये है कि मैं हर एक की बातें सुनता हूँ, ऐसा नहीं कि बीच में काट दूँ। तो हर एक की अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। अ पर्सन वीकनेस इज एन इम्परफेक्ट क्वालिटी दैट इट हैज़। अब पर्सन की जो वीकनेस होती है वो उसके लिए खराब क्वालिटी होती है। जैसे कि कोई बच्चा है वो पढ़ने में बहुत लेज़ी है, तो वो उसकी वीकनेस है। कोई बच्चा है जिसे कोई भी उल्लू बना सकता है, मतलब कोई भी इमोशनल करके उसे यूज़ कर सकता है, तो दैट वाज हिज वीकनेस। तो इस तरह से वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे का ये सेंटेंस है। थिंक एटलीस्ट ऑफ वन विथ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दैट यू हैव एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। नीचे जो स्पेस दी गई है उसमें आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखनी है। आप खुद से सोचिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या होती है और वीकनेस क्या होती है। जैसे कि मैं अपना बता दूं तो माई स्ट्रेंथ इज़ माई पावर ऑफ कन्विंसिंग। मैं किसी को भी बात करके कन्विंस कर सकता हूँ, वो मेरी स्ट्रेंथ है। तो माई पावर ऑफ कन्विंसिंग इज माई स्ट्रेंथ। यहाँ पे भी पावर ऑफ कन्विंसिंग होगा, यहाँ पे भी पावर ऑफ कन्विंसिंग होगा। थर्ड में वन ऑफ द माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज पावर ऑफ कन्विंसिंग। हर एक में, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ यही है। अगर मेरी कोई और भी स्ट्रेंथ्स होती तो मैं उसमें लिख लेता माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज। तो हर एक जगह पे आपको अपनी स्ट्रेंथ लिखनी है। आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ आपको खुद फाइंड आउट करना है। आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आपकी क्या वीकनेस है, उसके बेस पर जैसे कि आप एक चार्ट बना दो कि 2-3 आपकी स्ट्रेंथ लिख दो, 2-3 आपकी वीकनेस लिख दो, और बेस्ड ऑन दैट ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको खुद से कंप्लीट करनी है।
ठीक है. So that is about strength and weakness. Going to the next session, session number 11, that is talking about aspiration. Now what is mean by aspiration? An aspiration is something you wish to achieve. Aspiration मतलब आप कुछ पाना चाहते हो तो उसे aspiration बोलेंगे. इंस्पिरेशन नहीं. इंस्पिरेशन मतलब आपको प्रेरणा मिलती है. आप किसी का काम देख के आप खुश होते हो कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, तो उसे इंस्पिरेशन कहेंगे. और एस्पिरेशन जो अलग मीनिंग है, उसका मीनिंग है क्या है कि आप खुद से कुछ पाना चाहते हो, दूसरे को देख के नहीं, आप खुद से कुछ पाना चाहते हो, उसको बोलेंगे एस्पिरेशन. सी फिलिंग इन द ब्लैंक्स बिलो, स्टेटिंग व्हाट एस्पायर टू डू इन लाइफ एंड रीड देम लाउड. अब नीचे एक एक्सरसाइज दी गई है, इसमें आपको क्या करना है, आपको आपकी क्या ख्वाहिश है, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या बनना चाहते हो, तो उसको आपको इस सेंटेंस में कंप्लीट करके आपको पूरा सेंटेंस बनाना है. नो राइट. जैसे कि पहला है आई वांट टू बिकम अ टीचर, आई विश टू बिकम अ टीचर, आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग, आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग. अब यहाँ पे देखिए, नोट दैट I dream of earning well or living well. अब जहाँ पे किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सेंटेंस कुछ ऐसा लिखना होगा. देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करवा देता हूँ. अगर आपको उसमें चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. अभी के लिए मैं अब एक जनरल यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करवा देता हूँ. अब उस फिलिंग द सेंटेंस को आपको अपने हिसाब से लिखना है. जैसे कि आप खुद क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, तो वो जिस जगह पे मैंने अपना लिखवाया है वहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट वन है आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर. ठीक है, तो वहाँ पे आप डॉक्टर की जगह कुछ भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है. आई विश टू बिकम अ इंजीनियर, आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ टीचर, I would like to teach student. I would like to teach student. अब यहाँ पे to के बाद teach students की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कि जैसे कि I would like to play games. I want to become a gamer. आप गेमर बनना चाहते हो, गेम बनाना चाहते हो. या फिर I would like to play cricket. मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, मुझे क्रिकेटर बनना है, तो उस हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हो. What I really want to do is, मैं क्या करना चाहता हूँ, What I really want to do is to become a teacher. मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, ये मेरी बात है. आप उसकी जगह कुछ भी, टीचर की जगह कुछ भी लिख सकते हो. I aim for, ये अलग अलग सेंटेंस है जिसमें एक ही चीज़ भी आप लिख सकते हो. I aim for becoming a teacher. मैंने, मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, to become a good teacher. My ambition is to become an educator. My ambition is to become an educator. ठीक है, अभ्यास करने के लिए मैं पूरा जिंदगी मेरा ये लक्ष्य है. What I aspire for is to do anything in life. What I aspire for is, जो मैं पाना चाहता हूँ उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. My aspiration in life is my parents. मेरे लिए, मेरे एस्पिरेशन मेरे लाइफ में क्या है, मेरे पेरेंट्स हैं. ठीक है, उनको देख के मैं ये खुद से मैंने डिसाइड किया है, एस्पिरेशन, इंस्पिरेशन नहीं, एस्पिरेशन लिया है कि मैं ये बनना चाहता हूँ. आई एस्पायर टू बिकम अ साइंटिस्ट. आई एस्पायर टू बिकम अ साइंटिस्ट. तो इस तरह से आप अपने हिसाब से सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं. नीचे देखिए, टिक द सेंटेंस दैट डिनोट अ फ्यूचर एक्शन. अब यहाँ पे आपको वो सेंटेंस को टिक करना है जिसमें ऐसा समझ में आए कि ये फ्यूचर के लिए बात की गई है, ना कि प्रेजेंट, ना ही पास्ट. फ्यूचर के लिए जहाँ पे बात की गई है वहाँ आपको देखना है. जैसे कि पहला है आई विल ट्राई टू कंप्लीट माई एजुकेशन एंड गेट अ न्यू जॉब. अब वह क्या बोल रहा है, आई विल ट्राई टू कंप्लीट माई एजुकेशन एंड गेट अ न्यू जॉब. मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँगा और नया जॉब लूँगा. मतलब वो क्या डिनोट कर रहा है, वो फ्यूचर डिनोट कर रहा है, तो 1 नंबर पे टिक करना है. सेकेंड, आई विल ट्राई टू डू एन IT कोर्स एज IT इज द फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री. आई विल जब आता है मतलब वो फ्यूचर में चला जाता है, तो उसको भी टिक करना है. आई होप टू डू वेल इन माई एग्जाम्स टुमारो.
आई होप टू डू वेल इन माई एग्जाम्स टुमारो। टुमारो मतलब कल। कल क्या होने वाला है उसे पता नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं अपने एग्जाम्स जो कल है मेरी उसे मैं अच्छे से पार कर दूंगा। तो वो भी वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, कल के बारे में सोच रहा है, तो उसे भी टिक करिए। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इन लाइफ डूइंग वॉट एवर। अब वो प्रेजेंट के बारे में है। यहाँ पे क्या रहा है कि मुझे जिंदगी में खुश रहना है, कुछ भी हो जाए खुश रहना है। अब मैं खुश रहूंगा और खुश रहना है, उसमें फर्क है। यहाँ पे वो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान में बात कर रहा है, वो खुद से बात कर रहा है कि मैं हमेशा जिंदगी में खुश रहूंगा कुछ भी हो जाए। तो यहाँ ये प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे कोई फ्यूचर पार्ट नहीं दिखा रहे, तो मतलब यहाँ पे हमको टिक नहीं करना है। फिफ्थ वन, आई शुड बी एबल टू एंजॉय वर्क दैट आई एम डूइंग, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी। अब यहाँ पे भी वो क्या बता रहा है कि मुझे जो अपना काम कर रहा हूँ मुझे उसे एंजॉय करना चाहिए, यही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो अभी भी प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है, उसका कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं लग रहा कि वो फ्यूचर के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहा है, तो यहाँ पे भी टिक नहीं होगी। फिर सिक्स्थ वन, आई एस्पायर टू बी द बेस्ट सिंगर इन द नेक्स्ट इंडियन आइडल कॉन्टेस्ट। अगला इंडियन आइडल कॉन्टेस्ट जो आएगा उसमें मुझे बेस्ट सिंगर बनना है। अब वो फ्यूचर टेंस हुआ, तो इसलिए 6 नंबर को आपको टिक करना है। आई शॉल बी रिच एंड फेमस बाय द टाइम आई टर्न 30। अब मैं अभी कितने साल का हूँ वो मेरा तो नहीं है, लेकिन जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा मैं रिच और फेमस हो जाऊंगा। वो अब फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। तो 4th और 5 को छोड़ के बाकी सारे को आपको टिक मार्क करना है, राइट टिक मार्क। नाउ सेशन नंबर 12, टॉकिंग अबाउट वैल्यूज। वैल्यूज जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज? वैल्यूज का मतलब होता है आपके उद्देश्य, आपके आदर्श, आप किस तरह के आदमी हैं। योर वैल्यूज आर योर पर्सनल इन्वेंट्री ऑफ व्हाट यू कंसिडर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आपका वैल्यूज, आपके आदर्श जो होते हैं वो आपकी पर्सनल इन्वेंट्री, आपका पर्सनल चीज होती है जिससे आप जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व का मानते हैं। कुछ ऐसे वैल्यूज जैसे कि ऑनेस्टी, हेल्पफुलनेस, सिंसेरिटी, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट फॉर अस, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये सारे वैल्यूज है, उद्देश्य, आदर्श है। जैसे कि कोई बोलता है कि भाई मेरा आदर्श है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। कोई बोलता है कि मेरा एक आदर्श है, मैं अपने आप से एक प्रिंसिपल बना के चलता हूँ कि कोई भी मजबूर हो, किसी की हेल्प की ज़रूरत तो मैं तुरंत हेल्प करता हूँ, कुछ भी हो जाए। फिर मैं अपने काम के प्रति ज़्यादा लॉयल हूँ, या मैं अपने काम की इज्जत करता हूँ, अपने साथ रहने वाले लोगों की इज्जत करता हूँ। ये सबके अपने अपने आदर्श होते हैं, वैल्यूज़ होती है। तो बेस्ड ऑन दिस वैल्यूज़ वी आर क्रिएटिंग सर्टन सेंटेंसेस। आई बिलीव इन, अब यहाँ पे आपको खुद से सोच के लिखना है, यहाँ पे कुछ गैसिंग वर्क मतलब कि कोई पहले से क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए गए हैं, ये असेसमेंट आपको खुद से करना है। तो हम करते हैं जैसे कि आई बिलीव इन ऑनेस्टी, मैं सच्चाई में विश्वास रखता हूँ। आई बिलीव इन ऑनेस्टी। द वैल्यू आई चेरिश द मोस्ट इज लॉयल्टी। जो आदर्श मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, चेरिश सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो है लॉयल्टी, ईमानदारी। आई हैव ग्रोन अप विथ द वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। अब मैं जो जिस आदर्श को लेकर बड़ा हुआ हूँ वो है दूसरों की इज्जत करना। माई पेरेंट्स हैव टॉट मी द वैल्यूज ऑफ हेल्पफुलनेस। माई पेरेंट हैज टॉट मी द वैल्यूज ऑफ हेल्पफुलनेस। दूसरों की मदद करने की आदर्श मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है। I think and are the values. I think blank and blank are the values that should be present in every individual. अब यहाँ पे blank नहीं दी गई है, लेकिन जो space दी गई है उसका मतलब होता है blank. तो I think blank and blank are the values that are present in every individual. तो I think what loyalty and honesty. Honesty and loyalty are the values that should be present in every individual. हर एक इंसान में सच्चाई और ईमानदारी होना जरूरी है। It is good to be guided by the values of helpfulness and honesty in one's life. ये एक अच्छी बात है कि हम किसी को भी कौन सा आदर्श दे सकते हैं। एक तो हेल्पफुलनेस, दूसरों की मदद करना, और हमेशा सच का साथ देना हर एक के जिंदगी में।
तो ये आपका असेसमेंट था, उसके आंसर्स मैंने दे दिए हैं। आप वीडियोस को पॉज करके एक एक आंसर लिख सकते हो। जैसे कि वर्क एथिक्स, टाइम वर्क एथिक्स क्या होता है कि काम करने की जगह के जो रूल्स होते हैं कि काम किस तरह से किया जाए। कोई आता है बस बैठा रहता है, काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, 9 बजे जाना है, 6 बजे छूटना है और घर पे चल के आराम से सो जाना है, तो वो वर्क एथिक्स नहीं है। अगर आप 9 से 6 काम करने आए हो तो आपको पूरे का पूरा टाइम आपको उस चीज़ को, उस कंपनी को देना होता है जो कंपनी आपको 9 से 6 का पे कर रही है। सो दैट इज कॉल्ड वर्क एथिक्स। नाउ सेशन 13 इज क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का मतलब क्या होता है, जो चीज हम गिन सकते हैं उसे बोलते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस used before a noun to indicate the amount or quantity. Quantifiers are used depending upon whether the noun is countable or not. Words such as many, much, some, few, a lot of, etc. are called quantifiers. जब किसी चीज को हम काउंट या अनकाउंट कर सकते हैं तो उसे क्वांटिफायर्स कहते हैं। जैसे कि ये सारे वर्ड्स मैनी, मच, सम, फ्यू, अ लॉट ऑफ, ये सारे क्वांटिफायर्स है जिससे हमें पता चलता है कि ये जिस वर्ड के साथ मैनी, मच, सम, फ्यू ये सारे वर्ड्स जॉइंट होते हैं तो वो काउंटेबल है या नहीं। Some things can be countable. For example, a kilo of rice, number of houses, etc. कुछ चीज़ें गिनी जा सकती है, जैसे कि a kilo of rice, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, इस तरह से हम गिन सकते हैं। या number of house, ये पहला घर है, दूसरा घर है, घरों को गिनती हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि वाटर, मिल्क, गैस। पानी को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। हाँ, पानी के ग्लास को काउंट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ पानी को काउंट करना हो तो नहीं कर सकते। उसी तरह से आप मिल्क को काउंट कर सकते हो, गैस को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो जो चीज़ें, जो नाउन्स, जो भी नाम काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे, और जिस नाम को हम काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन्स कहेंगे। तो पहले काउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। In plural, this noun can be used with a number, that is, they can be counted, and that is why they are called countable nouns. अब countable noun singular और plural दोनों में आते हैं। singular मतलब एक आदमी के लिए बोले जाने वाला शब्द, और plural मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोलने वाला शब्द। फॉर एग्जाम्पल देखिए नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, आई केप्ट सम ऑरेंजेस इन द बास्केट। आई केप्ट सम ऑरेंजेस इन द बास्केट। सम ऑरेंजेस मतलब कुछ ऑरेंजेस मैंने बास्केट में रखे हैं। अब ऑरेंजेस क्या है, वो एक फ्रूट है। अब सम रखे मतलब कितने भी रखे हो हम गिन सकते हैं। ऑरेंज ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसे गिन नहीं सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो सम, मैनी, अ फ्यू, वेरी फ्यू, नंबर ऑफ, लॉट ऑफ, सेवरल, ये सारे वर्ड्स इस सेंटेंस में एग्जिस्ट होते हैं, इसलिए सारे सेंटेंस लिखे गए हैं कि सम बोल सकते हो, मैनी बोल सकते हो, अ फ्यू ऑफ बोल सकते हो, बहुत सारे। नेक्स्ट, none of the orange in the basket were ripe. None of the orange in the basket were ripe. मतलब जो भी ऑरेंज जो थे बास्केट में उसमें से कोई भी खट्टा नहीं था, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन्स किसे कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। सिंगुलर फॉर्म मतलब सिर्फ एक फॉर्म में आते हैं, प्लूरल में आते नहीं हैं। जैसे कि मच, लिटल, अ वेरी लिटल, अ बीट ऑफ, अ ग्रेट डील, अ लार्ज अमाउंट, इस तरह से। जैसे माई फादर इज द फार्मर, मेरे ग्रैंडफादर जो है वो एक फार्मर है, मेरे दादा जो है वो फार्मर है। लास्ट विंटर आई एट अ लॉट ऑफ एप्पल्स फ्रॉम माई ग्रैंडफादर्स ऑर्किड। एप्पल्स इज काउंटेबल, लेकिन अ लॉट ऑफ, अब ये लॉट ऑफ का मतलब क्या हुआ? उसने डिजिट्स नहीं दिए कि 5 एप्पल खाए थे, 6 एप्पल खाए थे, ऐसा नहीं दिया। उसने कहा लॉट ऑफ एप्पल, मतलब उसने गिनती नहीं की है एप्पल्स की।
ऐसे हम सिंपल एप्पल की बात करते हैं, एप्पल को गिन सकते हैं, लेकिन जब हम बिना गिने एप्पल को खाते हैं और अगर आपको कोई पूछे कि भाई आपने कितने एप्पल खाए, तो आप बोलोगे अ लॉट ऑफ एप्पल, बहुत सारे एप्पल खाए, लेकिन गिनती आपको मालूम नहीं है। सो दैट टाइम द वर्ड अ लॉट ऑफ इज नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। सेकेंड देखिए, माई ग्रैंडफादर हैज सम वेरी गुड क्वालिटीज सच एज ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। मेरे दादा के पास मेरे दादा के पास कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है, कुछ अच्छी आदतें हैं, जैसे कि ऑनेस्टी और सिंसियरिटी, सच्चाई और सिंसियरिटी, ये दो अच्छी चीज़ें मेरे दादा के पास है। तो अब कुछ अच्छी चीज़ें जैसे कि ऑनेस्टी और सिंसियरिटी, तो उसको हम गिन सकते हैं कि कितनी परसेंट ऑनेस्टी है, कितनी परसेंट सिंसियरिटी है, ऐसा कुछ गिना जा सकता है? नहीं, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है। तो इस तरह से जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। अब थर्ड वन, द होल फैमिली लव्स एंड रिस्पेक्ट माई ग्रैंडफादर, ही गेट्स मच रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर फार्मर्स इन द एरिया टू। अब रिस्पेक्ट जो है वो काउंट नहीं कर सकते कि भाई ये इतनी परसेंट की रिस्पेक्ट देगा, ये इतनी परसेंट की रिस्पेक्ट देगा। हर कोई गांव में उनको आदर मान सम्मान देता है, लेकिन आदर मान सम्मान का काउंटिंग कर सकते हैं अब कि भाई इसने 20% आदर दिया, इसने 50% आदर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो चीज़ें हम काउंट ही नहीं कर सकते उसे बोलेंगे, जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते उसे बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स। Now the adjectives for countable and uncountable nouns, we use much with uncountable noun. हम much को यूज करते हैं uncountable nouns के साथ। For example, how much more time is left to show for the show to get over. अब शो को ख़त्म होने में अभी भी कितना टाइम बाकी है, बराबर। टाइम की बात कर रहे हैं, मच मोर टाइम, मतलब कि आप एडजेक्टिव्स लगा रहे हैं मच मोर, और कितना टाइम बाकी है, और कितना टाइम बाकी है। और दूसरा है मैनी इज यूज विथ काउंटेबल नाउन्स। अब यहाँ पे एडजेक्टिव्स कौन कौन से यूज होंगे, तो मच यूज होगा अनकाउंटेबल के साथ, और मैनी यूज होगा काउंटेबल के साथ। हाउ मैनी क्लोथ्स विल फिट दिस सूटकेस, कितने कपड़े इस सूटकेस में आएंगे, तो कपड़े कितने हैं वो आप गिन सकते हो, ये पहला कपड़ा है, दूसरा कपड़ा, इस तरह से आप गिन सकते हो। तो इसलिए कितने कपड़े, मैनी जो है वो काउंटेबल का एडजेक्टिव होगा, और मच जो है वो अनकाउंटेबल का एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। दिस आर द एग्जाम्पल्स। अब यहाँ जो असेसमेंट दिया गया है, जो असेसमेंट आपको दिया गया है, राइट, तो वो असेसमेंट जो है आपको दिया गया है वो क्या कहता है कि मैं आपको असेसमेंट करवा देता हूँ। आपको एक्सरसाइज जो है, ये असेसमेंट वो खुद से नहीं करना है, मैं करवा देता हूँ, आप सुनते रहिए और इसी तरह से बुक में लिख दीजिए, लेकिन ऊपर के एग्जाम्पल्स प्लीज़ पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने ये आपको सॉल्व करवाए। जैसे कि पहला है, डैश पीपल मे वैल्यू मनी बट आई वैल्यू लव मोर। सम पीपल मे वैल्यू मनी, लिटल नहीं आएगा, सम आएगा। क्यों? क्योंकि पीपल है, पीपल मतलब लोग हम गिन सकते हैं, तो उसके लिए सम पीपल। लिटल पीपल नहीं आएगा, छोटे लोग नहीं आते। हम लोगों की साइज के बारे में बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हर एक को पैसे की कीमत अलग अलग होती है। मैं पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो कुछ लोगों को ऐसा आएगा, छोटे लोगों को नहीं, कुछ लोगों को, तो सम पीपल आएगा आंसर इसका। आई बिलीव blank things in their life are priceless as true friend. I believe blank things. मैं मानता हूँ कि few things, मेरे ख्याल से few things आएगा। Few things in this life are as priceless as a true friend. सच्चे दोस्त की तरह कीमती कुछ ही चीज़ें होती है ज़िंदगी में। That is कुछ के लिए few क्या यूज़ होगा। A little kindness can do a lot for those who need it. अब लिटिल काइंडनेस मतलब कोई चीज़ है, पर्सन नहीं है, कोई चीज़ है। तो अब काइंडनेस में हम लिटिल लिख सकते हैं कि थोड़ी सी अच्छाई किसी को काम आ सकती है, थोड़ी सी अच्छाई। और फ्यू काइंडनेस नहीं, फ्यू का मतलब क्या होगा, हम किसी की गिनती कर रहे हो, लेकिन काइंडनेस की गिनती नहीं हो सकती, और इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा लिटिल। उसके बाद फोर्थ वन का आंसर, देयर आर ब्लैंक थिंग्स विच do not need in life but we still go after. There are
मैनी थिंग्स, मच थिंग्स नहीं आएगा, देर आर मैनी थिंग्स आएगा। फिफ्थ वन, ब्लैंक पीपल मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग ओनली वेल्थ कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। अब ब्लैंक पीपल मतलब अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं सोचने की कि सिर्फ पैसे से ही खुशियां आती है। बहुत सारे लोग, तो अ लॉट ऑफ पीपल, फेम, ब्यूटी, मनी, none of them can fool wise into chasing them। अब पैसा, खूबसूरती और शोहरत मतलब कि फेम, ठीक है, कोई इनमें से कोई भी किसी अक्लमंद को मूर्ख नहीं बना सकता उनके पीछे भागने के लिए, तो नन आएगा इसमें। शेयरिंग अ लाफ विद फ्रेंड्स इज अ मच बेटर वे ऑफ डीलिंग विद सैडनेस देन क्राइंग। मच, लिटल नहीं, मच आएगा, ठीक है। आप दोस्तों के साथ खुश होंगे तो आपकी जो दुख होगा वो रोने के ज़्यादा कम हो जाएगा। लव, काइंडनेस, जनरसिटी, एनी ऑफ देम इज मोर देन ज्वेल्स और गोल्ड। लव, काइंडनेस, जनरसिटी, इनमें से कोई भी ज्वेलरी या गोल्ड से ज़्यादा कीमती होता है। आई बिलीव दैट many of the hatred, I believe that much of the hatred in this world is caused by lack of respect। अब यहाँ पे many नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, हम hate की बात कर रहे हैं, तो much of the hatred, ज़्यादातर hatred जो है वो क्यों आता है दुनिया में, क्योंकि हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, lack of respect। blank of us ready to say sorry but blank of us always demand it for others। अब few of us, क्योंकि blank of us ready for to say sorry, blank of us ready to say sorry मतलब क्या होता है कि कुछ सॉरी कहने के लिए तैयार, यानी few आएगा, few of us ready to say sorry but many of us always demand it from others। लेकिन बहुत सारे और हैं जो दूसरों के पास से ये आशा रखते हैं कि वो सॉरी कहे, ठीक है। So that is the end of this session also। This is your next session, inviting someone। आप किसी को इनवाइट करते हो, जैसे कि आपने किसी को इनवाइट किया कि भाई आज मेरे घर पार्टी है, आज मेरे घर पूजा है, आज मेरे घर फंक्शन है, आज स्कूल का एनुअल फंक्शन है। तो जब भी आप इस तरह की कोई इनविटेशन देना चाहते हो तो किस तरह से इनवाइट करते हो, क्या किस तरह से बात करनी चाहिए, तो वो यहाँ हमें सीखना मिलेगा। जैसे कि एक सेंटेंस है, डू यू वांट टू कम टू माई पार्टी टुनाइट, क्या आप आज मेरे घर पे पार्टी पे आओगे। आई हैव अ पार्टी टुनाइट, यू कैन कम। अब दूसरा सेंटेंस देखो वही है लेकिन सेंटेंस अलग है। पहले सेंटेंस में हम पूछ रहे हैं पोलाइटली कि क्या तुम आज मेरी पार्टी में आओगे, वो पहला सेंटेंस है। दूसरे सेंटेंस क्या है, आई हैव अ पार्टी टुनाइट, मेरे घर पे आज पार्टी है, तुम आ सकते हो, तुम आ सकते हो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हें आना नहीं आना तुम्हारी इच्छा, तुम आ सकते हो। कम टू माई पार्टी टुनाइट, आज मेरे घर पे पार्टी में आना है, कंपल्सरी, कम टू माई पार्टी टुनाइट। आई एम इन्वाइटिंग यू टू कम टू माई पार्टी टुनाइट। अब पहले के जो 3 शब्द है उसमें एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर लगता है, एक पॉइंट ऑफ जैसे कैजुअलिटी लगती है कि आप सामने वाले को मतलब इनवाइट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बता रहे हो और उससे आना है नहीं आना है उसकी मर्जी है। लेकिन जब आप ये वर्ड का यूज़ करते हो कि आई एम इन्वाइटिंग यू टू कम माई पार्टी टुनाइट, मतलब आप उसे इन्वाइट कर रहे हो, आप उसको बुला रहे हो, स्वागत कर रहे हो, ठीक है, उसे प्लीज़ कर रहे हो। देयर इज़ अ पार्टी एट माई प्लेस टुनाइट, व्हाई डोंट यू कम, मेरे घर पे पार्टी है, तुम भी आ जाओ, ऐसा बोल रहे हो। There is a party at my place tonight, I would like you to come। मेरे घर पे आज पार्टी है और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम आओगे तो। Would you like to come to my party tonight? क्या तुम आज मेरी पार्टी पे आओगे? I have a party tonight, I would love that if you would come। मेरे घर पे पार्टी है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, love मतलब बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम आओगे तो। Did you notice any difference in tone between the first 4 example and the last 4 example? आखिरी के 4 एग्जाम्पल्स हैं उसमें और पहले के 4 एग्जाम्पल्स में आपको टोन में डिफरेंस आया। जो पहले के 4 एग्जाम्पल है जैसे कि 1 to 4 आर हार्डली यूज बाई पीपल एज दे साउंड वेरी कैजुअल और एंड इवन रूड। जैसे कि पहले के जो 4 वर्ड है, 4 सेंटेंस है, जिसमें से तीसरा है कम टू माई पार्टी टुनाइट, मेरे घर पे आ जाना कल,
बराबर। तो ये एक रूड बिहेवियर या कैजुअल बिहेवियर दिखाता है। क्या आप खुश नहीं हैं उसके आने से, या सिर्फ आप एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बोल रहे हैं। लेकिन बाकी जो 5th से 8 तक के जो भी सेंटेंस है उसमें आप पोलाइटली इनवाइट कर रहे हो उसे, और आप बता रहे हो कि आप कितने खुश होंगे अगर वो आएगा तो उसको बोलेंगे इनवाइटिंग पीपल्स। Based on this, there are certain other sentence written over here. You can read it out, right? You can read it out all the sentence. We are going to the movie or mall or anyone today. Would you like to come? Inviting someone to go somewhere else with you. अगर आपको किसी अपने साथ किसी को ले जाना है तो किस तरह से इनवाइट करना है, तो उसके ये सेंटेंस है जो आपको पढ़ने हैं। Based on this sentence, आपको नीचे की एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज क्या है वो देख लीजिए। फर्स्ट है स्नाइपेट ए। स्नाइपेट ए मीन्स इनवाइट टू अ बर्थडे पार्टी। आप किस तरह से इनवाइट करेंगे तो ये आपको पढ़ना है। यू हैव टू जस्ट स्टडी द कन्वर्सेशन। आपको उसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको कन्वर्सेशन को स्टडी करना है। आपको पूरा कन्वर्सेशन स्टडी करना है। ओके, यहाँ पे आपकी कोई एक्सरसाइज आपको खुद से ये बुक में लिखना नहीं है। पहली बात सुन लो, जो चीज़ें मैं बोलता हूँ कि ये बुक में नहीं लिखनी है तो वो नहीं ही लिखनी है। ये सिर्फ आपको पढ़ना है, जिससे आपको समझ में आए कि आप किस तरह से लोगों को इनवाइट कर सकते हो। तो ये अलग अलग स्नाइपेट्स दिए गए हैं, मतलब अलग अलग इसे कह सकते हैं अलग अलग मेथड या अलग अलग सिचुएशन दी गई है जिसमें आप किस तरह से लोगों को इनवाइट कर सकते हो। अब उसके बाद आती है सेशन 15, शॉपिंग फॉर नेसेसिटीज। शॉपिंग फॉर नेसेसिटीज मतलब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उससे हम किस तरह से शॉप करेंगे, हम किस तरह से उसे खरीदेंगे, तो वो उसके बारे में हम यहाँ पे कन्वर्सेशन एक्सचेंज करेंगे। से दिस आर सर्टन एग्जाम्पल्स। आई वॉन्ट अ लीटर ऑफ फुल क्रीम मिल्क। डू यू हैव अमूल गोल्ड और मदर डेयरी। अब जब भी आप कहीं पे खरीदी करने जाते हो, अब मॉल में जैसे कि मॉल में जाते हो तो आपके पास खुद का ऑप्शन होता है कि आप खुद ले सकते हो। लेकिन जैसे कहीं पे आप कोई प्रोविजन स्टोर या कोई दुकान में गए तो वहाँ पे आप किस तरह से सवाल पूछ सकते हो, ये उसके बारे में है। जैसे कि आपको मिल्क चाहिए लेकिन क्रीम वाला, तो आप उनसे पूछोगे कि क्या आपके पास लीटर फुल क्रीम मिल्क, मतलब जिसमें क्रीम ज़्यादा होता है, वो मिल्क है, लीटर का पैकेट है। और आप उनको ऑप्शन भी देते हो, अमूल गोल्ड और मदर डेयरी, मतलब आपको इन दोनों में से ही एक चाहिए ऐसा। डू यू हैव किसान जैम। आई वॉन्ट अ 500 ग्राम बॉटल। अब जहाँ पे आप स्पेसिफाई करते हो कि मुझे यही चीज़ चाहिए, ठीक है, तो उसमें इस तरह से लिखते हैं कि डू यू हैव अ किसान जैम, किसान का ही जैम चाहिए और किसी का जैम नहीं, सिर्फ किसान कंपनी का ही जैम चाहिए, मुझे 500 ग्राम की बॉटल चाहिए थी। कैन यू वे मी अ किलो ऑफ पटेटोज। अब पटेटोज में ब्रांड नहीं होता, तो इसलिए आप डायरेक्टली बोल दिया कि भाई मुझे 1 किलो पटेटोज, यानी जो पटेटोज होते मुझे 1 किलो बांध के दो। आई वॉन्ट अ पैकेट ऑफ हार्वेस्ट गोल्ड ब्राउन ब्रेड। हार्वेस्ट गोल्ड, अब ये हार्वेस्ट गोल्ड क्या है, कंपनी का नाम है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज आती है जिसमें एक नाम है हार्वेस्ट गोल्ड। तो हार्वेस्ट गोल्ड के ब्राउन ब्रेड जो होते हैं उसमें बहुत अलग अलग टाइप्स होती है। बेसिकली सैंडविच के लिए ब्राउन ब्रेड्स का यूज़ ज़्यादा होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्राउन ब्रेड। डू यू हैव ब्रिटानिया चीज़ स्लाइसेस। अब वो अमूल की चीज़ स्लाइसेस नहीं चाहिए उसे सिर्फ ब्रिटानिया की ही चाहिए। जब वो स्पेसिफाई करता है कि मुझे यही चीज़ चाहिए तो उसे बोलते हैं शॉपिंग फॉर नेसेसिटीज, मतलब उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वही मांग रहा है, उसे उसका ऑल्टरनेटिव अभी नहीं चाहिए। सो दीज आर ऑल द सेंटेंसेस। Based on the sentences, there are other sentences that has been created in the blanks. You can see the blanks is already filled. The blanks are already filled, right? So here also in this exercise also you need to just find out the subject and object. See, अब आप बोलोगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे सेंटेंस लिखिए, राम बाइज ब्रेड एंड मिल्क। तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है, कौन बात कर रहा है, राम बात कर रहा है। तो राम क्या है, आपका सब्जेक्ट है, आपका नाउन है। किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो ब्रेड एंड मिल्क के बारे में। तो ब्रेड एंड मिल्क क्या हुए, आपके ऑब्जेक्ट हुए, ये चीज़ें आप लेने जा रहे हो, ठीक है। उसी तरह से ब्रेड एंड मिल्क इज ब्रॉट बाय राम डेली। तो यहाँ ब्रेड एंड मिल्क
ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और कौन ला रहा है उसे, राम, तो राम हुआ सब्जेक्ट। भले ही राम का नाम पीछे लिखा हो, लेकिन क्योंकि वो पर्सन है और ब्रेड और मिल्क जो है वो चीज़ है, तो वो चीज़ जिस चीज़ को हम लेने जा रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ रहता है और हम खुद सब्जेक्ट होते हैं। द शॉप स्टॉक्स फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जो शॉप है उसमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं, तो शॉप जो है वो हुआ आपका सब्जेक्ट और फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स हुआ आपके ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको नीचे उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, और बेस्ड ऑन दिस डिस्क्रिप्शन दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो बीन गिवन विच यू हैव टू डू, आपको वो करनी है। लेकिन अगर आपको इसमें से नहीं समझ में आता है देन यू कैन कमेंट मी इन माई यूट्यूब चैनल। जिस यूट्यूब चैनल में ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सी हियर देयर इज वॉइसेस मतलब आई बॉट द एग्स फ्रॉम मंडीप स्टोर, द एग्स वर बॉट बाय मी फ्रॉम द मंडीप स्टोर। अब पहला वॉइस जो है वो एक्टिव वॉइस है, आप स्ट्रेट बात कर रहे हो, और दूसरे में आप पैसिवली उल्टा बोल रहे हो कि ये जो अंडे है वो मंडीप की दुकान से मैं लाया हूँ। अब आप ये भी बोल सकते हो कि मैं मंडीप की दुकान से अंडे लाया हूँ, वो स्ट्रेट वर्ड होगा, एक्टिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस क्या होगा, उल्टा घुमा के बोलना, मतलब ये जो अंडे है वो मैं मंडीप के स्टोर से लाया हूँ। उसी तरह से बाकी के सारे सेंटेंस को आपको एक्टिव और पैसिव में कन्वर्ट करना है। Okay, so that's all about today's session. Now, session number 16, session number 17 and 18 is not in your test. आपके टेस्ट में नहीं होगा। सेशन 16, 17 और 18 ये आपके टेस्ट में नहीं है, तो डोंट वरी। मैंने लिखा है पूरा यूनिट आपके टेस्ट में है, लेकिन जो सेशन नंबर 16, 17 और 18 है वो मैं टेस्ट में नहीं पूछूंगा, ठीक है। तो आपको सेशन नंबर 15 तक के सारे सेशंस को कंप्लीट करना है, उसको स्टडी करना है, और इसी में से आपकी टेस्ट आएगी, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लॉन्ग सेशन ऑफ फंक्शनल इंग्लिश ऑफ कंप्यूटर्स। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, बाय।